हर माता पिता की तरह पूनम के माता पिता का भी सपना था कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करें, लेकिन फिर भी उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। सीधी सरल स्वभाव की पूनम के लिए रिश्तों की कोई कमी तो नहीं थी, पर समस्या ये थी कि जब भी उसके रिश्ते की बात चलती और बात पक्की होने लगती तो अचानक से उसकी हालत अजीब सी हो जाती। हाथ पैर ठंडे पड़ जाते, शरीर कांपने लगता। सब पूछने की कोशिश करते, पर पूनम कुछ नहीं बता पाती। शुरू शुरू में पूनम की ये दौरा पड़ने वाली बात को सबसे छिपा रखा था, इस कारण रिश्ते आते रहे। पर धीरे धीरे ये बात रिश्तेदारों और फिर समाज वालों को भी पता चल गई, तो लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई पूनम से हमदर्दी दिखाने के साथ उसे बाबा और तांत्रिकों के पास ले जाने की सलाह देता, तो कोई डॉक्टरों को दिखाने की बात करता। एक दिन पूनम की मौसी ने उसकी मम्मी से कहा, दीदी मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। आप चाहे माने या ना माने, मुझे तो लगता है कि लड़की किसी दूसरे लड़के से शादी करना चाहती है और शर्म के मारे सबके सामने मुंह नहीं खोल पा रही। नहीं तो ऐसा क्या हो गया कि इतने अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते ठुकरा रही है। अरे जीजी, ये जहाँ कहेगी हम इसका रिश्ता वहीं कर देंगे। कम से कम इस आए दिन की परेशानी से तो बचें, पूनम की माँ सविता ने कहा। तभी वहाँ पूनम भी आ गई, तो पूनम की मौसी ने बातों ही बातों में उससे पूछना चाहा कि बेटा, अगर तुम किसी दूसरे लड़के को पसंद करती हो तो हम तेरी शादी वहीं कर देंगे, लेकिन तुम कुछ बता तो सही। ये सुनते ही पूनम चिल्लाते हुए बोली, मौसी जी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ कि मैं आवारागर्दी में घूम रही हूँ? नहीं बेटा, प्यार करना कोई गुनाह या अपराध नहीं है। हम सब तो बस तेरे मन की बात जानकर तेरी मदद करना चाहते हैं और तेरा घर बसाना चाहते हैं। पूनम की मौसी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, तो पूनम भी थोड़ी शांत होते हुए बोली, क्या कहूँ मौसी जी, मैं तो खुद ही हैरान हूँ कि रिश्ते की बात चलते ही न जाने मुझे क्या हो जाता है। बस ये समझ लीजिए कि मुझे शादी के नाम से नफरत है। मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूँगी। पूनम सर झुकाए बस कहते जा रही थी, और फिर सच में वो 21 से 25 साल की हो गई, पर उसने शादी के लिए हाँ नहीं कही। कई बार पूनम को शादी की अहमियत का एहसास भी होता कि जब माता पिता नहीं रहेंगे, भाई शादी के बाद अपने परिवार में व्यस्त हो जाएंगे, तो उसे कौन सहारा देगा। उसे भी शादी करके घर बसा लेना चाहिए। उसकी सभी सहेलियों की शादी हो चुकी थी। अब इतने लंबे समय के बाद उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया था। सबको यही उम्मीद थी कि अब इतना समय गुजरने के बाद वो समझदार हो गई होगी और सोच समझकर फैसला लेगी। पर रिश्ते का नाम सुनते ही पूनम को फिर से दौरा पड़ गया। पूनम के पिता महेश जी उसके पास में सर झुकाए बैठे सोच रहे थे कि आखिर क्या दुख है मेरी बेटी को। कोई कमी नहीं है, सब लोग उसे इतना प्यार करते हैं, फिर कौन सा दुख है जो इसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। पर पूनम के होठों पर आई उसकी फीकी मुस्कान का राज कोई नहीं समझ सका, जिसने उसके अस्तित्व को ही टुकड़े टुकड़े कर दिया था। बिस्तर पर लेटी पूनम आंखें बंद किए अपने अतीत में गुम हो गई। एक दिन वो रसोई में खड़ी थी, तभी उसका अपने भाई मनीष की आवाज़ पर ध्यान गया। मनीष ने गुस्से में पहले गमले को ठोकर मारी, फिर अंदर जाकर माँ से कहा, माँ आप पापा को समझा दीजिए, उन्हें कुछ तो सोचना चाहिए कि वो कहाँ और किसके सामने बोल रहे हैं। हमें कहीं भी डांटना गाली देना शुरू कर देते हैं। हमारी इज्जत का उन्हें जरा भी ध्यान नहीं है। अब हम बच्चे तो नहीं रहे ना। तो पूनम की माँ सविता जी बाहर निकली और अपने बेटे मनीष को समझाते हुए बोली, मनीष बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी कि वो इस बात का ध्यान रखें, लेकिन बेटा तुम ये तो जानते ही हो कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारी हर इच्छा भी पूरी करते हैं। अब गुस्सा आता है तो वो खुद को रोक नहीं पाते। यही थोड़ी कमी है उनमें कि जरा जरा सी बात पर गुस्सा करना उनकी आदत बन गई है। पर तुम उसे
दिल पर मत लगाया करो। रहने दो माँ, पापा को हमारी फिक्र है ही कहाँ। कभी भी कहीं भी हमारी बेइज्जती कर देते हैं, तब ये कौन देखता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। लोग तो हमारा मजाक ही बनाते हैं ना। मनीष गुस्से में बोलते जा रहा था तो सविता जी वहीं अपना माथा पकड़कर बैठ गई। मैं क्या करूं, तुम लोग मुझे सुनाकर चले जाते हो, पर मैं किसे कहूं ये सब। अब तुम क्या जानो, अगर तुम्हारे पिता के पास ये कड़वे बोल ना होते तो दुख किस बात का था मुझे। उनकी जुबान ने जो मेरे दिल पर घाव लगा रखे हैं वो अभी तक भरे कहाँ हैं, और अब तुम लोग भी उसका निशाना बनने लगे हो। मैं तो पराई थी, उनका साथ निभाना था, इसलिए वो सब झेल गई। पर तुम तो हमारे बुढ़ापे की लाठी हो, तुम्हारा साथ छूट गया तो हमारा बुढ़ापा काटना मुश्किल हो जाएगा। पर काश ये बात मैं उन्हें समझा पाती। तभी पर्दे के पीछे डरी सहमी खड़ी पूनम ने धड़कते दिल से माँ से पूछा, माँ क्या हुआ? मनीष भैया को गुस्सा क्यों आ रहा था? नहीं पूनम, कोई बात नहीं है, तुम्हारे पापा ने उसे डांट दिया था ना, इसलिए कुछ नाराज था वो। अच्छा माँ, लेकिन आप पापा से कुछ मत कहना, नहीं तो बेकार में झगड़ा शुरू हो जाएगा। डर से पेली पड़ी पूनम ने धीरे से कहा। तो पहले से ही भरी बैठी पूनम की माँ सविता जी ने कहा, यदि मैं उनसे बात नहीं करूँगी तो जवान बेटों को भी गंवा बैठूंगी। आखिर क्या कर लेंगे तेरे पिताजी? चीखेंगे, चिल्लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार डालेंगे ना, देखूंगी मैं भी। पर आज तो फैसला होने दे बेटी, उन्हें सुधरना ही पड़ेगा। सविता जी जब से शादी कर इस घर में आई थी तब से ही उसने सुख महसूस नहीं किया था। वैसे तो घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, और ना ही उसके पति महेश जी का चरित्र खराब था। बस कमी थी तो यही कि महेश जी की जुबान पर उनका नियंत्रण नहीं था। जरा जरा सी बात पर टोकना और गुस्सा करना उनकी सबसे बड़ी कमी थी, और इसी कमी ने सविता जी को मानसिक रूप से बीमार कर दिया था। पर वो तो ये सब सह गई थी, लेकिन अब बच्चे भी अपने पिता की तानाशाही के शिकार होने लगे थे। यदि बच्चों को बाहर खेलने में देरी हो जाती तो महेश जी वहीं से गालियां देते और पीटते घर लाते। उनके पढ़ने के समय कोई मेहमान घर आ जाता तो सबको एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा देते। बच्चों को बाहर घूमते देखते तो कहते, इधर उधर घूमकर समय बर्बाद किया तो टांगे तोड़ दूंगा। इसलिए बच्चे भी अब अपने पिता से कटने लगे थे। पर आज तो सविता जी ने सोच लिया था कि वो महेश जी को ये बात समझाकर ही रहेगी कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो उसके साथ दोस्त जैसा व्यवहार करना चाहिए। नहीं तो कल को औलाद ने पलटकर जवाब दे दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी? औलाद भी हाथ से जाएगी और पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अपने विचारों में मगन सविता जी ऐसी डूबी कि उन्हें पता ही न चला कि कब उसके पति महेश जी घर आ गए। घर अंधेरे में डूबा हुआ था। महेश जी ने आकर बत्ती जलाई और उसके साथ ही उनकी जुबान भी चलने लगी। किसके बाप के मरने का मातम मनाया जा रहा है घर में, जो अंधेरा होने पर भी बत्ती नहीं जलाई गई। और पूनम कहाँ है? पूनम, तू ही ये काम कर दिया कर, क्योंकि इन गधों को तो कुछ होश भी नहीं रहता और इनसे मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। महेश जी ने फिर तिरछी नज़रों से सविता जी को देखा और कहा, और तुम्हें किसी काम का होश है भी या नहीं? चाय पानी पिलाओगी या नहीं? जा पूनम, तू ही पानी ले आ। उधर पूनम माँ की आड़ में छिपी थी। उसका दिल आज होने वाले झगड़े के डर से कांप रहा था। फिर भी उसने पिता को पानी लाकर दिया। पानी पीने के बाद महेश जी ने पूनम से कहा, और इस रानी साहिबा को क्या हुआ है? इस तरह मुंह फुलाए क्यों बैठी है? तो पूनम के मुंह से बोल नहीं फूटे। उसने हाथ हिला दिया कि मुझे नहीं पता। तभी महेश जी ने पूछा, और ये दोनों नवाबजादे कहाँ हैं? तो पूनम ने धीरे से कहा, पापा, मनीष भैया का आज क्रिकेट मैच था तो वो अभी नहीं आए हैं, और सुमित भैया किसी दोस्त के यहाँ नोट्स लेने गए हैं। बड़ा आया क्रिकेट खेलने वाला, जैसे कि
बल्ला घुमा घुमा कर सचिन तेंदुलकर बन जाएगा, और दूसरा नोट्स का बहाना बनाकर कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा। सब जानता हूँ मैं इन नालायकों को। महेश जी गुस्से में बोलते जा रहे थे। बस महेश जी के इसी अंदाज पर सविता जी कुढ़कर रह जाती थी। सविता जी की आत्मा तब और छलनी हो जाती जब बच्चे पिता के इस व्यवहार का दोष भी माँ के सर माथे मंड देती कि माँ, अगर आपने शुरू से पापा को टोका होता या उनका विरोध किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मगर सविता जी बच्चों को कैसे समझाती कि यहाँ तो पति के विरोध में बोलने का मतलब होता है कुलछड़ी कहलाना। सविता जी तब उस इंसान की पत्नी बनकर आई थी जब पुरुष अपनी पत्नियों को किसी काबिल नहीं समझते थे। घर में पत्नियों की कोई अहमियत नहीं होती थी, ना ही बच्चों के सामने उनकी इज्जत की जाती थी। लेकिन उसने तो जैसे तैसे अपना समय निकाल दिया था। पर अब ये नया खून ये सब सहने को तैयार नहीं होते, और इन सब बातों का सबसे बड़ा असर बेचारी पूनम पर पड़ रहा था। पूनम अपनी माँ की हमदर्द थी तो अपने पिता से भी उसे बहुत प्यार था, लेकिन जब तब घर में होने वाली लड़ाई उसको मानसिक रूप से बीमार करने लगी थी। हर समय उसे ये डर बना रहता कि कहीं पिताजी अचानक घर में आ गए तो मनीष भैया को बहुत डांटेंगे, क्योंकि मनीष हमेशा तेज आवाज़ में टीवी देखता था और इसी बात से महेश जी बुरी तरह चिढ़ते थे। माँ मनीष को बहुत समझाती थी तो वो भी अनसुनी कर देता। उसे पता था कि पिताजी ही माँ की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए माँ का क्या है, बड़बड़ करती ही रहेगी। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका से पूनम हर वक्त सहमी रहती। स्कूल से घर आते ही उसका पहला सवाल यही रहता, माँ पापा आ गए क्या? दोनों भाइयों में झगड़ा तो नहीं हुआ ना? तो सविता जी कहती, अरे क्यों तू हर समय इन्हीं चिंताओं में डूबी रहती है? घर है, लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, तुझे तो शांत होना चाहिए। पता नहीं आगे कैसा ससुराल मिलेगा। मगर लाख कोशिशों के बाद भी पूनम खुद को इन सब बातों से दूर नहीं रख पाती थी। और आज फिर वो दिन आ ही गया था जो घर में किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। सविता जी को इस बात से शिकायत होती कि पूनम सब कुछ जानते हुए भी पिता का पक्ष लेती है, पर माँ को कौन समझाए कि पूनम अपने पिता का पक्ष बस इसीलिए लेती है कि वो माँ को पिताजी के गुस्से से बचाना चाहती है। पूनम इन सब ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अचानक दरवाजे पर खड़ी उसकी माँ सविता जी गुस्से भरे चेहरे से पूनम को देखकर बोली, पूनम तू रसोई में जा और खाने की तैयारी कर। जी माँ, कहकर पूनम कमरे से बाहर निकल गई, पर उसके पैर कांपने लगे थे, दिल धड़कने लगा था। हमेशा यही तो होता था, जब घर में कलह होता तो उसे रसोई में जाने का आदेश दे दिया जाता। और फिर वो पल भी आ ही गया जिस बात का पूनम को डर था। सविता जी ने महेश जी से कहा, सुनिए जी, आज मैं आपसे ऐसी बातें कहने वाली हूँ जिसमें हम सबकी भलाई है, और ये समझ लीजिए सबसे ज़्यादा पूनम की भलाई है, क्योंकि घर के इसी माहौल ने पूनम की ज़िंदगी पर भी गहरा असर डाला है। आपने हमेशा एक तानाशाह बनकर घर पर राज किया। मुझे बराबरी का दर्जा देना तो दूर, हमेशा अपने पैर की जूती समझा, लेकिन मैंने फिर भी आपसे कुछ नहीं कहा। पूनम भी हर बार मुझे ही चुप कराती है, क्योंकि वो घर में होने वाली लड़ाई झगड़े से डरती रहती है। लेकिन अब मामला दोनों लड़कों का है, समझे आप। मनीष ने भी कह दिया है कि पापा हमें दूसरों के सामने बेइज्जत ना करें, इसलिए संभालिए खुद को, नहीं तो कल को सुमित और मनीष घर छोड़कर ना चले जाएं। इतना सुनते ही महेश जी ने चिल्लाकर कहा, कर चुकी अपनी बकवास, और खबरदार अब एक भी शब्द आगे कहा तो। महेश जी की कड़क आवाज़ दूर तक जा रही थी। कान खोलकर सुन लो सविता, बच्चों को बिगाड़ने में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हाथ है, और तुम्हारे कारण ही वो इतनी हिम्मत करते हैं। कहाँ है वो बेवकूफ़ मनीष? मेरे सामने कहता तो खाल खींच देता उसकी। पति का गुस्सा देखकर सविता जी ने कहा, गाली देने से
झूठ सच नहीं हो जाता। बदलते वक्त का अंदाजा नहीं है आपको। बच्चों के साथ कदम नहीं मिला सकते हो ना, तो उनका रास्ता भी मत रोको। जिस बात से दूर रखने के लिए सविता जी ने पूनम को रसोई में भेजा था, वो सारी बात ही कमरे से बाहर उसके कानों में गूंज रही थी। महेश जी सविता जी की कमजोरी को गिनवा रहे थे और दोनों बेटे माँ की बेइज्जती पर हंस रहे थे। तभी पूनम ने दोनों भाइयों को फटकार लगाते हुए कहा, पड़ गया चैन भैया आप दोनों को। एक दिन भी घर में शांति नहीं रहने देते आप लोग। रोज घर में कोई ना कोई हंगामा होता ही है और इन रोज के झगड़ों से मेरी जान निकल जाती है। इससे तो अच्छा है मैं ही मर जाऊं। ऊपर से मौसी चाची बुआ रोज अपने पतियों की गाथाएं सुनाती हैं कि वो उनसे लड़ते हैं। क्या सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं? यदि उन सबको यही करना होता है तो वो शादी ही क्यों करते हैं? तभी सुमित गुस्से में बोला, तुम चुप ही रहो पूनम, छोटी हो छोटी ही बनकर रहो। वैसे भी सारा दोष माँ पिताजी का है, वो हर समय झगड़ते रहते हैं। पापा तो अभी भी हमें बच्चा ही समझते हैं। जब मन में आया डांट दिया, जब मन किया तो गाली दे दी। उधर माँ की तेज आवाज आने पर पूनम माँ की ओर बढ़ी। बस माँ रहने दो, प्लीज आप ही चुप हो जाओ। आपको पता है कि पापा अपनी बात के आगे किसी की नहीं सुनते। तो सविता जी ने कहा, तू हट जा पूनम, आज फैसला होकर रहेगा। क्या मुझे गुलाम समझ रखा है? इधर पति रोब जमाता है तो उधर बेटे अलग ही मनमानी करते हैं। तेरा क्या है, तू तो शादी के बाद अपने ससुराल चली जाएगी, पर मेरे सामने तो बुढ़ापा है। अगर तेरे पिता का यही हाल रहा तो क्या दामाद और बहू के सामने भी मैं ऐसे ही गालियां खाती रहूंगी? नहीं, आज होने दे फैसला। माँ बुरी तरह हाँफ रही थी और पूनम बेचारी रो रही थी। तो इधर मनीष ने कहा, क्यों रोती है पूनम? अब हम छोटे बच्चे तो नहीं हैं कि हर बात को सही मान ले। देखा सुमित भैया, सारा झगड़ा मनीष भैया ने शुरू किया है। मनीष भैया आप बड़े हो, कुछ तो शर्म करो। तो मनीष गुस्से में लाल पीला होकर बोला, चुप रह वरना एक कसकर पड़ेगा तुझे, पापा की चमची कहीं की। तभी सुमित भी बोल पड़ा, दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का। उधर मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं और इधर तुम, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। तभी अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ आई तो पूनम दौड़कर अंदर गई तो देखा पिताजी मनीष के क्रिकेट बैट को तोड़ रहे हैं। पूनम हाथ जोड़कर बोली, पापा प्लीज़ आप शांत हो जाएं। लेकिन महेश जी की जुबान को लगाम कहाँ थी, गालियाँ पर गालियाँ देते चीख रहे थे। तू हट जा पूनम, मैं एक केक को देख लूँगा। बहुत खिलाड़ी बन गए हैं ये दोनों, पर मैं ये नहीं होने दूंगा। इन सब को सीधा कर दूंगा या जान से मार डालूंगा। अपने पिता की बात सुनकर मनीष का जवान खून भी उबल गया और बोला, हाँ हाँ मार ही डालिए ना, इस तरह रोज रोज के झगड़ों से तो अच्छा ही है। सविता जी और पूनम ने मिलकर मनीष को कमरे से बाहर धकेलना चाहा, पर मनीष तो सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी पूनम ने घबराकर इधर उधर देखा तो बहुत सारी आंखें उनकी खिड़कियों से झांक रही थीं। ये देखकर पूनम का सिर चकराने लगा। उसे लगा कि उसे चक्कर आ रहे हैं। जहाँ ना उसे माँ की बेबसी का होश था, ना पिता के गुस्से का और ना ही भाइयों की बगावत का। पिता का कहना था कि अगर बच्चों पर लगाम न कसी तो वो बेकाबू हो जाएंगे। बच्चों का कहना था, पापा हर बात पर हमें बस डांटते रहते हैं, हम तो बस यहाँ माँ के कारण चुप हैं, नहीं तो। तभी सविता जी बेटों को चुप कराते हुए बोली, चुप रहो, जवान हो गए हो दोनों, तो इसका मतलब ये नहीं कि पिता के सामने जबान चलाओ। तभी पूनम अचानक से गिर पड़ी। जब पूनम को होश आया तो घर का माहौल बदला हुआ सा था। पिताजी सर झुकाए उसके पास बैठे थे। माँ पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। भाई हाथ पैर मसल रहे थे। उसके पिता का गुस्सा तो साबुन के बुलबुलों की तरह हवा हो गया था। पर सविता जी आज मौके का फ़ायदा उठाकर फिर बोल पड़ी, मेरे लिए ना सही पर इन जवान बच्चों के लिए आपको अपनी आदतों और कड़वाहटों पर काबू पाना चाहिए। ये नहीं कि घर में घुसते ही हुक्म देना शुरू कर दो। तभी मनीष ने
अपनी माँ सविता जी को चुप कराते हुए कहा, माँ बस भी करो, आप देख नहीं रही हैं पूनम की हालत। सुमित भी पूनम की हालत देख खामोश और शर्मिंदा सा खड़ा था। सब एक दूसरे को दोष दे रहे थे। सब मिलकर पूनम को एहसास दिलाना चाह रहे थे कि कोई किसी का दुश्मन नहीं है, पर हाँ, झगड़े तो होते ही रहते हैं। देखो, तुम्हें तकलीफ हुई तो सब तुम्हारी चिंता करने लगी। सविता जी पूनम के बाल सहलाते हुए बोली, सब लड़ झगड़ कर एक हो जाते हैं पूनम, पर तुम बेकार में उसे दिल में रख लेती हो। तो पूनम ने रोते हुए कहा, माँ, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, पर सच यही है कि गलती आपकी भी है। आपको हमेशा यही लगता है कि पापा ने कभी आपकी कदर नहीं की, लेकिन मैं जानती हूँ कि पापा के मन में आपके लिए क्या है। जब आप घर पर नहीं होती हैं तो वो आपको पूछते हैं, आपकी बहुत सी बातों की तारीफ निगाहों से करते हैं, पर कहना नहीं आता उन्हें, ये बात अलग है। लेकिन उनकी तकलीफ भरी बातों के कारण आपका ध्यान उनकी इन बातों पर कभी नहीं जाता। इसी कारण पापा पर गुस्सा आने पर आप हमारे सामने पापा की कमजोरी गिनवाती हैं और फिर हम उनको आपकी पीठ पीछे बुरा भला कहते हैं। पूनम बोलते जा रही थी और सविता जी चुपचाप बेटी की बातें सुन रही थी। महेश जी पूनम की हालत से परेशान थे। हमेशा ही गुस्सा ठंडा होने पर वो एकदम बदल जाते और फिर तुरंत ही सविता जी व बच्चों के साथ प्यार से पेश आने लगते। आज भी यही हुआ। महेश जी वहाँ से उठे और टूटा हुआ बैट उठाकर गाड़ी में रखने लगे। पूनम खामोशी से लेटे हुए देख रही थी कि अब पापा बाजार जाकर सब नया सामान लेकर आएंगे। आइसक्रीम नमकीन लाएंगे, माँ के लिए नई साड़ी, भाइयों को पॉकेट मनी ज़्यादा देंगे और प्यार से समझाएंगे कि बेटा, अभी तुम लोगों का ध्यान पढ़ने में होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग खुश रहो, लेकिन फिर 2 दिन बाद ही जरा सी कोई बात होगी तो फिर घर में हंगामा शुरू हो जाएगा। बस यही हालत थी जिनके कारण पूनम को मर्दों से नफरत सी हो गई थी, जो सिर्फ औरतों पर अपना हक जताकर उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे। इससे बचने के लिए वो इतना ही कर सकती थी कि वो मर्दों के साए से दूर ही रहे। और इसी कारण आज एक बार फिर से आए हुए इस रिश्ते का नाम सुनते ही वो डर गई। ये देख महेश जी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो अपने मन को शांत कर पूनम को समझाने कमरे में गई तो अतीत में खोई हुई पूनम सामने अपने पिता को देखकर वर्तमान में लौट आई। महेश जी ने कहा, ये क्या नादानी है बेटी, इतनी उम्र होने पर भी ये रिश्ता आया है। अब कहीं ना कहीं तो हमें समझौता करना ही पड़ेगा ना। खुशियाँ दरवाजे पर खड़ी हैं, फिर तुम्हें क्या परेशानी है? या तो तुम्हें मुझे ये बात स्पष्ट समझानी होगी, नहीं तो मैं अपने हिसाब से जो करना है कर दूंगा। अपने पिता की बात सुनकर पूनम कुछ देर तक सर झुकाए बैठी रही, फिर हिम्मत करके बोली, आप मुझसे जवाब मांग रहे हैं ना, तो सुनिए पापा, मैं हार गई हूँ खुद से लड़ते लड़ते, और बहुत सोचने के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि मुझ में माँ जैसी हिम्मत और सब्र नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता द्वारा जो व्यवहार मेरी माँ ने सहन किया, वही व्यवहार मैं अपने पति से सहन करूं। पापा, एक औरत होने के नाते मैं माँ के दुख को महसूस कर सकती हूँ। हो सकता है कि शादी के बाद मैं भी व्यवहारिकता में जाकर सब कुछ सह लूँ, पर मैं इस इतिहास को दोहराना नहीं चाहती। आपके और माँ के बीच होने वाले झगड़ों ने मेरे अस्तित्व को ही जैसे खोखला और कमज़ोर बना दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब किसी भी परिवार का हिस्सा बनने लायक हूँ। एक अनजाना सा डर मुझे हर खुशी से दूर ही रखेगा। इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, और इस रिश्ते के लिए मना कर दीजिए। मैं शादी नहीं कर पाऊंगी, मैं कुंवारी ही रहना चाहती हूँ। इतना कहकर पूनम फूट फूट कर रोने लगी और कमरे से बाहर चली गई। पूनम की बात सुनकर महेश जी हैरान हो गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आए दिन घर में होने वाले झगड़ों से उनकी बेटी पूनम की खुशियां ही छीन जाएंगी। जिंदगी के कटघरे में खड़े महेश जी आज अपराधी बनकर पछतावे की आग में जल रहे थे, पर आज उन्होंने निर्णय कर लिया था कि अपनी बेटी के जीवन में
खुशियाँ वापस लाने के लिए आज के बाद वो अपने गुस्से पर नियंत्रण करेंगे। घर में आकर कभी भी बच्चों पर व पत्नी पर गुस्सा नहीं करेंगे। दिन ऐसे ही बीतने लगे। महेश जी को गुस्सा तो अब भी आता था, क्योंकि आदत से लाचार जो थे, लेकिन अब जब भी गुस्सा आता तो घर से बाहर चले जाते। देखते ही देखते 1 साल बीत गई, पर अब इस 1 साल में कभी भी घर में झगड़ा नहीं हुआ। ये देखकर पूनम बहुत खुश हो रही थी कि इंसान चाहे तो खुशी दे भी सकता है और खुशी छीन भी सकता है। तभी सविता जी ने कहा, बेटी, अब तो हमारे घर में पिछले 1 साल से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तेरे भाई व पिता दोनों सुधर गए हैं। अब तो शादी के लिए हाँ बोल दे बेटी। हाँ माँ, ठीक है, लेकिन उन लोगों को पहले बता देना कि घर में किसी से भी कोई गलती होती है तो उसे झगड़ा करने के बजाय प्यार से सुलझा ली जाए। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, हम ऐसा ही घर बार देखेंगे जहाँ एक दूसरे को रिश्तों की कदर हो। तो पूनम भी इस बात के लिए राजी हो गई और कुछ दिन बाद ही महेश जी ने अपने दूर के रिश्तेदारी में जान पहचान के लड़के से पूनम का रिश्ता तय कर दिया और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर उसे विदा किया। आखिर आज अपनी बेटी की छीनी हुई खुशियाँ महेश जी ने वापस लौटा ही दी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।